स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर कल की सुस्ती के बाद आज थोड़ी और गिरावट के संकेत बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। तो जो कल का सेकंड हाफ था वो तो कमजोर रहा। आज भी आप देख रहे हैं कि ओपनिंग पर तो गिरावट के ही संकेत है। क्या वहां से फिर बाजार संभलेंगे? इतनी अच्छी रिकवरी के बाद क्या बाजार अब थोड़ा हल्का होने के मूड में आ रहे हैं? थोड़ी और मुनाफा वसूली आ सकती है? और कौन से ऐसे अहम ग्लोबल संकेत हैं जिसकी वजह से बाजार में आप इतना रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं? आइए इन सभी चीजों पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज सुबह के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं। अमेरिकी बाजारों में कल आपने गिरावट आती हुई देखी है। इन्फ्लेशन की चिंता है। फेड के कुछ सदस्यों ने कहा है कि काफी तेजी से दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। बैलेंस शीट्स पर बॉन्ड की बिकवाली भी हो सकती है, तो लिक्विडिटी की भी आशंका बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमने एक शार्प फॉल अमेरिका में देखा। पर राहत की बात, कच्चा तेल, यहां पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी। जो नए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे थोड़ी चिंता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि मांग को लेकर हल्की आशंका है। अमेरिकी भंडार भी बढ़ते हुए दिखे हैं। तो 106 पर है ब्रेंट, कंफर्टेबल हमारे लिए। फोकस रहेगा हमारी पॉलिसी पर। एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज से हो रही है शुरू और फ्राइडे के दिन आएगी पॉलिसी। हमारी नजर है वहां पर किस तरह के ऐलान आ सकते हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। और हमारी आज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में एक्शन है और उसमें आपको आईडीबीआई बैंक पर रखनी है नजर। 50% प्रीमियम पर सरकार अपना हिस्सा बेच सकती है, तो बड़ा बूस्ट आईडीबीआई बैंक के लिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं दिन के ट्रेड सेटअप की और जान लेते हैं अनिल जी से। सबसे पहले तो इस समय बाजार का मूड माहौल कैसा दिख रहा है सर? जो कल हमारे बाजार थोड़ा हल्के हुए, अच्छी रैली के बाद थोड़ा हल्का होने भी थे, आप कह भी रहे थे कि लेवल्स वैसे ही निकल कर आ रहे हैं। ये ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट की गिरावट को हमने प्राइसिंग कर लिया था, या फिर ये जो कल आउट ऑफ सिलेबस थोड़े फ्रेड के कमेंट्स आ गए? हालांकि ऐसा कुछ नया नहीं कहा है, हमें भी मालूम है इन्फ्लेशन है, दरें बढ़नी है, बट ऐसा रिएक्शन क्यों आ गया सर? मुझे लगता है थोड़ा प्राइसिंग किया हमने और थोड़ा और आज करना बाकी है। और 17,700 से हमने एग्जैक्टली 18,115 तक की जो तेजी दिखाई है एक तरफा, बिना किसी बीच में स्क्रीन पर बढ़े या घटे हुए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की वजह से। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो एक थोड़ी सी जगह बाकी है। उस लिहाज से अगर आप 17,700 17,800 की रेंज में आकर एक बार वहां पर पहुंच जाते हैं, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि वो एक हेल्दी करेक्शन होगा जहां पर बाजार आपके लिए हल्के भी हो जाएंगे और वहां से फिर से जो तेजी बनेगी वो ज्यादा काम की और ज्यादा टिकाऊ होगी। तो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसके लिए ट्रिगर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले ट्रिगर्स की बात कर ले जो अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में क्या कुछ खराब हुआ है? भले ही फेड के जो 2 सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि मई में तेजी से ब्याज दरें बढ़ सकती है इकोनॉमी में। दूसरी तरफ इकोनॉमी में सुस्ती की आशंका भी है। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती समझ में नहीं आता। अगर इकोनॉमी में सुस्ती की आशंका है तो ब्याज दरें तेजी से क्यों बढ़नी चाहिए? करेक्ट सर, करेक्ट। दूसरी तरफ महंगाई अभी भी ऊंचे स्तरों पर है और आपने बेरोजगारी के आंकड़े बहुत अच्छे देखे, कम हो गए। तो उस लिहाज से देखें तो ब्याज दरें आराम से बढ़नी चाहिए। तीसरी बात जो है दीप वो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो पूरा एक्शन ब्याज दरों के बढ़ने का हो रहा है वो फेड बढ़ाएगा तब बढ़ाएगा, लेकिन आपके बॉन्ड यील्ड्स में ऑलरेडी आ गया। तो 2.6% ये अब तक की 3 साल की सबसे हाईएस्ट बॉन्ड यील्ड है। इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं कहीं बॉन्ड मार्केट ये कह रहा है कि ब्याज दरें बढ़ने वाली है और बॉन्ड मार्केट की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ गए। तो मेरे ख्याल से अगर कल के सेशन में अमेरिका में कुछ भी खराब हुआ है तो वो 10 साल की बॉन्ड यील्ड से हुआ। वो अगर 2.60 पर आ रही है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाकी कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन बॉन्ड मार्केट ये मान के चल रहा है कि ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। और हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका की फेडरल रिजर्व का फोकस ग्रोथ पर नहीं होकर ब्याज दरों पर होगा, महंगाई को काबू में करने को होगा। और ऐसा नहीं कि अमेरिका अकेला है, इस वक्त दुनिया में लगभग सारे देश सबसे बड़ी अगर किसी एक इकोनॉमिक समस्या से जूझ रहे हैं तो वो महंगाई है। आप जरा अपने आसपास ही नजर घुमाकर देख लें। कल तो मैं देख भी रहा था जिस तरह के हालात श्रीलंका में है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। मतलब कम से कम एक चीज अच्छी कि हमारे आस पड़ोस के देश में पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल संकट से जूझ रहा है, श्रीलंका में खाने पीने की समस्या है, म्यांमार में अलग कुछ चल रहा है, चीन की अपनी समस्याएं, कोविड से जूझ रहा है। कम से कम अकेला हिंदुस्तान है जो बिजनेस कर रहा है। करेक्ट सर, हम स्टेबल होकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हमारी गॉड गिफ्ट है कि हमारा देश आसपास के सारे देश जो समस्याओं से घिरे हैं उनके बीच में हम बेहतर कर रहे हैं अनडाउटेडली। और दुनिया में कई देशों के मुकाबले हम बेहतरीन है। एनीवे, सो वो एक चीज है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों में जो समस्या है
वो ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर ही है, और अगर ब्याज दरें बढ़ती तो लॉन्गर टर्म में वो इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं है, और शायद कल के करेक्शन की एक बड़ी वजह वही रही है। तो थोड़ा सा सावधानी का संकेत। और दूसरी चीज ये भी है दीप कि आप देखिए नैस्डैक में निचले स्तरों से आधे से ज्यादा की रिकवरी देख चुके हैं, अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी तेजी बनी है। तो ठीक हमारे बाजारों की तरह अमेरिकी बाजारों में भी एक हल्का फुल्का करेक्शन जो बनता था वो बन गया। खाली ये कि कल की जो क्वांटम है गिरावट की, स्पेशली नैस्डैक की, वो थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा हो गई, 2-2.25%। लेकिन नैस्डैक आजकल बड़ा हाई बीटा इंडेक्स हो गया, वो मिड कैप की तरह करता है, है ना, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरह वो बहुत ऊपर नीचे होता है, बढ़ने में भी घटने में। 27% ट्विटर अगर एक दिन में भाग जाए, उनके लार्ज कैप्स भी वैसे ही बिहेव, वजन भी है उसका, वजन भी है। तो चलिए, अच्छा ट्विटर के बोर्ड पर आ गए, मस्क साहब आ गए, वो तो है। अब एक चीज बताइए, अब अगर ट्विटर के बोर्ड पे मस्क साहब है और वो ट्वीट करेंगे कुछ भी, तो उसे इनसाइडर माना जाएगा कि नहीं? तो है ही। लेकिन एक्सचेंज से पहले वो ट्विटर पर खबर देते हैं अपनी कंपनी की। गजब है यार, अमेरिका में यही सिस्टम है, चल रहा है अब तक। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़े से ग्लोबल संकेत हल्की कमजोरी की तरफ है, थोड़ी सी सावधानी की तरफ है, बस सावधानी हल्की सी कमजोरी के। एक हल्का करेक्शन हमें भी चाहिए, थोड़ा हमने कल कर दिया, अमेरिका में भी चाहिए था, थोड़ा अमेरिका ने कल कर दिया, हो सकता है थोड़ा बहुत आज करे तो करे, नहीं तो हम आज सुबह फर्स्ट हाफ में अमेरिका की करेक्शन को डिस्काउंट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं अपनी ताकत पर। मेरा वही दूसरा सवाल था सर, कि थोड़ा हल्का होना ही था हमें। आप जो कह रहे थे जिस तरह से रैली आई थी, ये एक वजह मिल गई है, और कितना हल्का हो सकते हैं बाजार? ज्यादा नहीं सर। 17,675, 17,800 राउंड फिगर में बोलूं तो 17,700, 17,800 बहुत बढ़िया जगह है जहां पर आपका करेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। ओके, ये 100-125 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार को रुकना है, मेरे लिए मार्केट कमजोर कब होगा जी, मुझे टेंशन तभी है जब 17,650 के नीचे वापस बंद हो। करेक्ट, क्लियर है। जब तक 17,650 के नीचे बंद नहीं हो रहा तब तक मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। हम पॉजिटिव ट्रेंड में है, ट्रेंड तो तब भी नहीं बदलेगा, लेकिन तब हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ, क्या लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जब तक आप 17,050 के ऊपर बंद हो रहे हो, और 17,675, 17,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। इस रेंज में आने पे खरीदना ही खरीदना है। कितना दिख रहा है? 17,865, 60 पॉइंट का प्रीमियम है, 17,800 के आसपास, वही जो लेवल है यहाँ लेना है, यहाँ पे लेना है 100%। जितना गैप से ज्यादा खुले, अगर 200 पॉइंट नीचे खुल जाए तुरंत लीजिए। 200 पॉइंट गिरेगा, 155-60 तो दिख ही रहा है, क्या बड़ी बात है? क्यों नहीं हो सकता? यूजुअली आपकी कमेंट्री के बाद थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो मैं तो इसलिए चाहता हूँ, इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ 200 में, नहीं तो पता चला फिर ही रिकवर हो गया, इतना ही नीचे नहीं खुला। तो मेरे लिए खरीदारी की रेंज में आ रहा है। हाँ, 17,650 के नीचे बंद होगा तो फिर वहाँ हम सावधान हो जाएंगे, वहाँ पर हम पोजीशन हल्की करने की बात करेंगे, फिर हम एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करेंगे। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये, या तो 18,125 इसके पार निकल जाइए, बंद हो जाइए, फिर से दम लगा के खरीदेंगे, तब 18,600 दिखता है लाइफ हाई, तब हम 18,475 से 18,600 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। समझ गया। तो या तो मेरे लिए 17,650 है नीचे, या 18,125 है। ओके, ये दो, हाँ, पहली चीज ये। दूसरा, कल गिरना स्वाभाविक था। दो चीजें कल हमने अलर्ट की थी। एक, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 76% पे जो कंफर्ट नहीं देती इंडेक्स, अब वो नहीं खरीदेंगे। करेक्ट। दूसरा, पुट कॉल रेशियो 1.35, 140, बैंक निफ्टी पे स्पेशली 140 पर कल आप देखिए ज्यादा क्या गिरा है, बैंक निफ्टी। ठीक है, आज अच्छी खबर बताता हूँ आपको, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल हो गया। निफ्टी 1.06, बैंक निफ्टी 0.90, 60 बेसिस पॉइंट बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक दिन में निकल गया। 600 पॉइंट की हाँ, तो खाली हो गए सबको, है ना, वो फटाफट वाला चाहिए ना भाई। 2020 देख रहे हैं ना रोज आजकल उसी का हाँ, तो वैसे उसी का इम्पैक्ट, थॉट प्रोसेस 2020 वाली है, वो लंबा रखने वाली चीज है ही नहीं। मूड जल्दी से लेवल के साथ मूड बदल दो, वैसा वाला हाल है। सो दोनों इंडेक्स पे आप हल्के हो गए। सो अब ज्यादा आपको, आज सुबह क्या होगा, जब आप 150 पॉइंट गैप से खुलेंगे तो जिन लोगों के मार्क टू मार्केट लॉसेस थोड़े बहुत ट्रिगर होने हैं वही होंगे, और कोई बहुत ज्यादा मार्क टू मार्केट लॉसेस पे बैठे नहीं है, क्योंकि लॉन्ग जिनकी थोड़ी नीचे की ही है, 17,700, 17,800 के ऊपर की लॉन्ग बहुत ज्यादा नहीं है। करेक्ट। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जितना बड़ा गैप मिले नीचे की तरफ, उतना खरीदारी का मौका आपका बन जाएगा। ओके, तो गैप अगर मिले तो मौका है। तो ये एक चीज। हाँ, एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, 74% अभी भी है, 74%, वो अभी भी कम नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप कंफर्टेबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बड़ी नहीं है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो एक फैक्टर जो जिसकी वजह से कल जो करेक्शन की शुरुआत हुई, वो फैक्टर मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल हो रहा है, पुट कॉल रेशियो। और अगर आज 150-200 पॉइंट आप नीचे आते हैं तो ये पुट कॉल रेशियो और घटकर नीचे आ जाएगा, और वो उस लेवल पर आएगा जब
वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले फिर हमारे लिए शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी की जगह बन जाएगी। ओके। तो कल जिस तरह से हम सुबह सावधान कर रहे थे ऊपर के लेवल पे, वैसे आज हम सुबह आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं नीचे के लेवल पे। बिल्कुल, तो मौके का फायदा आपको उठाना है 100%। ठीक है सर, बताएं फिर आज का सेटअप समझते हैं आपके साथ। ग्लोबल सेटअप संकेत नेगेटिव साइड पर है दीप जी। एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव है। 375 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन नेगेटिव क्यों रखा है मैं यहीं पर आपको बता दूं। 375 करोड़ की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी की है एफआईएस ने, लेकिन सामने 357 करोड़ के ही उन्होंने बेचे हैं इंडेक्स, ठीक है, और स्टॉक्स बेचे हैं 1766 करोड़ के, यानी कि नेट नेट आपकी करीबन समझिए 1700-1800 करोड़ की बिकवाली है डायरेक्शनल तौर पर। तो जो स्टॉक्स दबाकर बेचे उस वजह से आपको दोनों मिलाकर देखना पड़ेगा, और मिलाकर देखने पे आंकड़े अच्छे नहीं है, नेगेटिव है। घरेलू फंड्स के आंकड़े 105 करोड़ की खरीदारी के, मतलब 100-200 करोड़ खरीदे बेचे, उससे कोई मूड माहौल बदलता नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो एफआईएस नेगेटिव, डीआईएस न्यूट्रल। वायदा कारोबार के संकेत कल हमने नेगेटिव रखे थे, एकमात्र नेगेटिव संकेत कल वही था कि पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, कंफर्ट नहीं आ रहा। आज न्यूट्रल है, अब लाइट एंड कंफर्टेबल है, ठीक है। सेंटिमेंट पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है कल की गिरावट और आज के ग्लोबल संकेतों की वजह से, थोड़ा सा हम न्यूट्रल है, उतना बुलिश नहीं है जितना कल या परसों फील कर रहे थे। ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बदलने में भी वक्त लगेगा। ठीक है, तो दो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, देखते हैं अब ओपनिंग के बाद क्या उसको बाजार प्राइस इन कर लेते हैं, एटलीस्ट उन ट्रेंड्स पर एडजस्टमेंट अपना कर लेते हैं। बड़े लेवल्स आज के बताएं सर। है ही नहीं आज निफ्टी में नीचे और ऊपर दोनों में एक ही लेवल दिया। ऐसा क्यों? बस इतने में काम चल रहा था। 17,675 17,800 निफ्टी का सपोर्ट जोन है, और 18,050 18,125 हायर रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस चाहता तो इसके नीचे जा सकता था, 17,600 550 625 नहीं आता है। मुझे नहीं लगता 17,675 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर हम अलग ही स्ट्रेटेजी में जाएंगे, इसलिए उसके नीचे का दिए ही नहीं है। 18,125 करिए से 18,100 नहीं, 18,125 के ऊपर जाकर टिकेंगे तो फिर हम अलग ही तेजी में जाएंगे। तो आज के लिए यही इतना ही है। आज हम इसी रेंज में टाइम पास कर ले, आई एम कंफर्टेबल, ठीक है। तो 17,675 17,800 18,050 18,125 क्लियर है, एक ही दिया। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी में जरूर दो है, उसकी वजह कि बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी बड़ी निकल कर आ रही है। तो बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट जो होगा दीप 37,525 37,675, इस रेंज में पहला सपोर्ट है। इसके नीचे आने पर 37,150 37,225 मजबूत खरीदारी की जगह बनती है, ठीक है, जहां से हमने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब आइए ऊपर की तरफ 38,450 38,625, ये ऊपर में थोड़ी रुकावट की जगह है। इसको पार करके निकले तो 38,750 38,925 अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की बिकवाली की जगह बनेगी। ये बैंक निफ्टी पर जरूर आपको मैं दोनों दे रहा हूँ, सपोर्ट में दो जोन है, ऊपर में भी दो जोन है। तो निफ्टी में एक ही, ठीक है, वो रेंज क्लियर हो जाती है उसकी, ठीक है। निफ्टी के सपोर्ट हम बंद हुए 17,957 पर, 17,925 पहला सपोर्ट है, 17,875 दूसरा, 17,800 17,700 17,675, इसके नीचे के दिए भी नहीं मैं चाहता भी नहीं कि इसके नीचे बाजार जाए, तो यहाँ तक के दिए हैं, ठीक है। ऊपर 18,000 18,050 18,100 175 200 225 ये है। वैसे तो 125 के ऊपर के नहीं दिख रहे, लेकिन बोल रहे थे यहाँ पर थोड़े से रेंज अगर आए तो फिर आ सकते हैं, आए तो नोट करके रख लीजिए। अब 3 दूं तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि बहुत ही कम दिए तो इसलिए 18,100 125 ज्यादा गिन लेते हैं, बट 225 तक के ठीक है, नोट करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी हम बंद हुए हैं 38,067 पर, जिसे 38,075 मान लें। पहला सपोर्ट आपका निकल कर आता है 37,925 37,825, दो छोटे सपोर्ट हैं। 37,750 37,675 37,525 मीडियम सपोर्ट है। इन सारे सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 37,675 का है, जो कि परसों का लो लेवल है, तो ये इनमें तो सारे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके नीचे 37,450 37,350 ये दो लेवल हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी पर है, जो बहुत स्ट्रॉन्गर, जिस पर आज अगर बड़ी गिरावट बनती है 37,225 और 37,150, ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वहां पर आगे बन जाता है। ऊपर 38,225 38,300 और 38,450 तीन छोटे लेवल हैं। 38,550 38,625 38,750 ये बड़े लेवल है। अल्टीमेटली सबसे बड़ी बाधा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 38,625 38,750 को पार करना है। जैसे 37,150 37,225
बहुत मजबूत सपोर्ट है। वैसे अब 38,625, 38,750 बड़ी रुकावट की जगह पार हुए तो 38,875, 38,925 तक जा सकते हैं, ये ऊपर के लेवल है। ठीक है सर, चलिए तो ऊपर की जगह क्लियर दिख रही है, जैसे 18,050, 18,125 बैंक निफ्टी में दिख रही है, वैसे 38,625, 38,750 बैंक निफ्टी में दिख रही है। ठीक है, ऊपर की जगह तो बन गई है, अब उसको पार करेंगे तो फ्रेश तेजी करेंगे। अच्छा सर, वैसे तो आपने ये लॉन्ग पोजीशन का डेटा समझा दिया, बट कल की वीकनेस में या कल की जो भी मुनाफा वसूली देख लें, एफआईज ने अपनी पोजीशन कम नहीं करी, तो एक तरह से ये भी माने कि उनका कन्विक्शन अभी भी है इंडेक्स पर, या कैसे, और कोई तरीका है इसको देखने का कि कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है इनका इंडेक्स पर? इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली दीप, उसका रीजन ये है कि उन्होंने कल बजाय इंडेक्स बेचने के स्टॉक बेचना ज्यादा ठीक समझा। उसका रीजन ये हो सकता है कि कल एक दो दिनों में जो मार्केट का मूड बदला है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक काफी खरीदारी हो रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी, और अगर फर्ज करें समझो उन्हें लगता है एचडीएफसी या एचडीएफसी बैंक की बेचना है, तो फिर वो इंडेक्स नहीं बेचेंगे। हाँ। उनके लिए एज गुड एज दोनों को बेचना है, एज गुड एज इंडेक्स ही हो गया। तो अगर मुझे इंडेक्स पे भी व्यू लेना है और मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है, स्टॉक पे भी मेरा व्यू है कि इस पे प्रॉफिट बुक करना है, समझो मेरा व्यू ऐसा है कि भाई मैं इंडेक्स पे बुलिश नहीं हूँ और ये दो स्टॉक है जिसमें मुझे प्रॉफिट बुक भी करना है, अच्छे लेवल पर आ गए, तो या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं थोड़ा मार्केट नीचे देख रहा हूँ तो इंडेक्स बेच दूं, दूसरा तरीका कि जब ये दोनों ही स्टॉक मिला के इंडेक्स ही दिखा रहे हैं मुझे, तो फिर इन्हीं को बेच दो। तो और ये सब एफआईएस के हाई होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, तो शायद ये एक वजह हो सकती है जिससे आपको एफआईएस के कैश इंडेक्स के डेटा खराब नहीं दिख रहे, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली हुई। ठीक है सर, बताएं फिर मौजूदा पोजीशन है तो क्या करना है सर? मौजूदा पोजीशन में दीप एक ही स्टॉप लॉस है 17,650 का, चूंकि गैप से खुल रहे हैं उसके बाद, अगर गैप से नहीं खुल रहे होते तो मैं अलग स्टॉप लॉस देता। 150 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं, अब 17,650 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे जाए तो थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, फिर अपने को जिद नहीं करनी। ओके, ठीक है, डिसिप्लिन के तौर पर निकल जाने का। ऊपर में 18,125 सिंपल इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, मैं चाहता तो क्लोजिंग बेसिस पे आपका 18,050 दे सकता था, या क्लोजिंग बेसिस पे 17,775 भी दे सकता था, तो अपने सेफ स्टॉप लॉस, जब रेंज क्लियर कट नजर आ रही है तो क्यों करेक्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्क रखो। 17,650 नीचे, ऊपर में 18,125, सॉरी ये तो आगे आएगा। पहले आपको बैंक निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन पे दे दूं, इंट्राडे स्टॉप लॉस 37,650 है, ठीक है, क्लोजिंग 37,150 है। अब 37,150 यहाँ से 1,900 पॉइंट दूर है, आपसे उतना लगता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप 37,650 ही रखो। स्टॉप लॉस में जरूरी नहीं कि जो मैं बोलूं वही ठीक है, वो आपको अपने रिस्क के हिसाब से भी लगाना है, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बहुत लोगों की 50 पॉइंट की ताकत नहीं होती नीचे देखने की, वो 500 पॉइंट का क्या लगाएंगे, बोले 500 पॉइंट में तो हम निपट जाएंगे। तो आपके हिसाब से आपको देखना है, जो डेटा से निकल कर आ रहे हैं वो स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ। 37,650 इंट्राडे, क्लोजिंग 37,150। अब आइए शॉर्ट साइड पर, एक ही स्टॉप लॉस 18,125 निफ्टी में क्लियर कट, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस 38,800 इंट्राडे क्लोजिंग क्लियर कट। ठीक है सर, क्लियर। दो दिनों का हाई आपका 38,800 पार नहीं हो रहा है, 38,765, 38,759 कल का हाई 38,800 क्लियर लेवल है, तो परेशानी नहीं है वहां पर। नई पोजीशंस कैसे करनी? निफ्टी जिनको बेचना है वो स्टॉप लॉस रखिए अब 18,125 का, और नीचे के जो टारगेट बनेंगे दीप वो 17,875, 17,800, 700 और 675 में टारगेट भी इससे ज्यादा के नहीं दे रहा, इससे ज्यादा आ जाए बेच के आपका नसीब है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ इसके नीचे तो फिर अगर 17,650 के नीचे तो खैर बहुत खराब होना ही है, फिर आप ट्रेल करते चले। जो लोग लेना चाहते हैं 17,700, 17,800 की रेंज में एक्यूमुलेट करें निफ्टी, ठीक है, 17,800 पे खुलता है तो जरूर लीजिए, 700 पे आता और ऐड कीजिए, 675 पे भी थोड़ा ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 650 का लगाएंगे। क्लियर है? जिनको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना वो 17,600 का लगाएं, अदरवाइज 17,650 स्टॉप लॉस ठीक है, कंफर्टेबल है। ऊपर का टारगेट 17,875, 17,925 दो छोटे टारगेट, 950, 18,000 मीडियम टारगेट, 18,050, 18,100 फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी। ठीक है सर, तो ये होगी आपकी निफ्टी में खरीदारी बिकवाली की एक ही है। बैंक निफ्टी में दोनों है, खरीदारी में अग्रेसिव, निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में खरीदारी और बिकवाली दोनों एक एक है। बैंक निफ्टी पहले बेचने की राय दे रहा हूं, अगर 38,625, 38,750 वापस मिलता है, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप है, 38,000 पे बैठे हैं, नीचे खुलेंगे, वहां कहां मिलेगा मैं भी जानता हूं, लेकिन मिल जाए तो कभी किसी वजह से, तो यहां बेचना है आपको। 38,850 का स्टॉप लॉस होगा, 38,550, 450 ये दो छोटे टारगेट, 225 और 38,075 मीडियम टारगेट है, और 38,000 के नीचे के तीन टारगेट बनते हैं, वो 37,925,
37,825 और 37,675, ये नोट करके रख लीजिए। अगर उस रेंज में आता है तो, जो कि आएगा नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये एकेडमिक पर्पज से हो गया। अब एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी बेच सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा 38,250 का। 38,075 पर आप बंद हुए, 38,250 का स्टॉप लॉस लगाइए। बेचने के लिए नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,925, 37,750 और 37,675, ये टारगेट एकदम विजिबल है। इसके नीचे 37,525, 450 और 37,350, ये 3 टारगेट हैं जहां पे कहीं रुक सकते हैं। लेकिन जो फाइनल बड़े सपोर्ट के पास पहुंचेंगे, जहां पर आपको सारी शॉर्ट काट लेनी है, वो 37,225 और 37,150 का टारगेट है। यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना है शॉर्ट से। अब आइए खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करने के लिए भी यही सबसे परफेक्ट लेवल है जहां पे आपको सारी शॉर्ट काटनी है, 37,150, 37,225। यहाँ पर आए, जरूर खरीदिए। 36,900 का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वही लगाइएगा, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। 37,350, 450 और 37,525 3 छोटे टारगेट है। 37,675, 825 और 925 मीडियम टारगेट है, और 38,050 का फाइनल टारगेट। अब अगर वहां नहीं आया तो इतना डिप तो नहीं मिलेगा, वही मैं इतना, वो तो बहुत बड़ा डिप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ ना मिले, मिलेगा भी शायद ना भी मिले, तो उसके लिए बढ़िया दूसरा तरीका दीप है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं तो 37,525, 37,675 की रेंज में खरीदिए। ये तो ठीक है, यहाँ तो मिल सकता है, ये तो मिल सकता है, ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल। हाँ, तो यहाँ पर भी खरीद सकते हैं आप। स्टॉप लॉस आपका 37,450 का होना चाहिए, और टारगेट जो बनेंगे 37,825, 925 छोटे टारगेट है, 38,050 और 38,225 मीडियम टारगेट है, 38,450, 550, 625 और 38,750 तक के फाइनल टारगेट। ये ज्यादा वर्केबल है ऑप्शन, ये ज्यादा वर्केबल है। तो जो इंतजार कर रहा हो, आया और नहीं आया तो गया अपॉर्चुनिटी। हाँ तो ठीक है, देखो वो तो आपकी रिस्क लेने वाली बात है। अगर बिल्कुल सेफ होके चलना है तो आप लेवल का इंतजार करो। देखो दो तरह के शिकारी होते हैं। एक तो गन हाथ में लेके जंगल में घूम के किधर है शेर, किधर है शेर, किधर है, मेरे को मारना है, तो वो बड़े एग्रेसिव शिकारी ढूंढते, वो खुद ढूंढते शिकार। दूसरा है जिसको पता है कि ये शेर यहाँ पे पानी पीने तो रोज आता है, बैठ गया, अब वो 24 घंटे में किस वक्त पानी पीने आएगा, और उस वक्त वो जागते हुए भी रहना चाहिए। ठीक है, पता चला पानी पीने तो आया शेर, उसी वक्त झपकी लग गई थी तो आके चला गया, लेवल आया, निकल गया। तो आप अगर पैसिव शिकारी है, आप अपने लेवल का इंतजार करें। पता चला 37,150, 37,225 3 मिनट के लिए आया, उसी वक्त आप बायोलॉजिकल ब्रेक में थे। तो ये तो भाई साहब ऐसे ही है, तैयारी तो वैसी करनी है। जो जागता रहता है उसी की गाय दूध देती है वैसा है। तो ये तो अपने हिसाब, सीधी बात है, आपको डिसाइड करना है कि आप एग्रेसिव है कि। अब बहुत बार लोग पूछते हैं एग्रेसिव ट्रेडर का क्या मतलब है। एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब यही है कि आप घूम के शिकार ढूंढते हैं, या इंतजार करते हैं कि शिकार मेरे पास आएगा तब मैं शिकार करूंगा, और उस वक्त मैं जागते हुए रहूंगा। ठीक है, तो इन लेवल्स पर एक मौका मिल सकता है जिसका आप फायदा उठाइए। डेटा वैसे फंड्स का तो बात कर ली, बट कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? हाँ, लेवल है ना 18,000। 18,000 के नीचे बंद हुए दीप। अब पहले तो आज गैप से खुलने के बाद 18,000 ही आपके लिए मामला, 17,950, 18,050 ये मुश्किल वाला जोन हो जाएगा। क्यों? 18,000 के पुट पर 65 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के कॉल पर 74 लाख शेयर है, ये भी लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आपके लिए अब मेक और ब्रेक लेवल हो गया, करेक्ट? क्योंकि बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। आज गैप से खुलने के बाद आप वहां से लगभग 150-200 पर नीचे हो जाते हैं 18,000 से, करेक्ट? 17,800, 17,825 आ जाते तो आप, तो ऐसे में लॉन्ग ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ी सी रिस्क हो जाती, जिन्होंने पुट में पोजीशन बना रखी 65 लाख शेयरों की। 65 लाख शेयर यहाँ है, 17,900 के पुट पर 36 लाख शेयर है, तो कुल मिलाकर 1.25 करोड़ शेयर ऐसे हैं लॉन्ग साइड पर जो रिस्क पर आ जाएंगे 17,900 के नीचे ट्रेड करने के बाद, जो कि होता हुआ दिख ही रहा है, ठीक है? और 17,800 टूटता है तो फिर मामला थोड़ा और मुश्किल है। करीबन 1.25 करोड़ शेयर जो होंगे वो लॉन्ग साइड पर भी रिस्क में आ सकते हैं। तो ये आपके लिए डेटा है। तो डेटा एक ही सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक 18,000, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,800, ऊपर की रिकॉर्ड 18,200। 18,200 के कॉल में भी 62 लाख शेयर है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आपके वायदा कारोबार के डेटा क्रिस्टल क्लियर निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास बंद हुए। 38,000 के पुट पर 16 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 10 लाख शेयर हैं, उसके नीचे खुलेंगे। इमीडिएट सपोर्ट 37,500 है, और 38,500 पार करने में नानी याद आ जाएगी क्योंकि 26 लाख शेयर का बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स तगड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। तो इमीडिएटली आपके लिए 38,500 रुकावट है, 38,000 मेक और ब्रेक लेवल, सिंपल। अंडरस्टूड। और उसी के आसपास आपने कल क्लोजिंग भी देखी है। तो चलिए
सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज की स्ट्रैटेजी है आपके सामने। देखते हैं मिडवीक ट्रेडिंग सेशन बाजार फायरवर्क्स दिखाते हैं या नहीं। वरुण, कुशल और आशीष ये भी है हमारे साथ तैयार बताने के लिए आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। ओके, गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में तो आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई, तो इसके चलते आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। वहीं आईडीएफसी लिमिटेड बोर्ड की बैठक है इंटरिम डिविडेंड के लिए, तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। एशियन ग्रेनेटो राइट इशू के लिए बोर्ड की बैठक है। वोडाफोन आइडिया आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बेसिकली ये 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे नजर रखना। और टाटा मोटर्स ये भी अपनी नई ईवी जो है एसयूवी कॉन्सेप्ट उसको लॉन्च करेंगे 12 बजे। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है 12 बजे जिस पे आपको नजर रखनी है। हरिओम पाइप्स फाइनली आईपीओ खत्म हो चुका है। 7.93 टाइम्स जो है ये आईपीओ भरा है। इसमें रिटेल का हिस्सा जो है 12.15 टाइम्स जो है वो भर चुका है। वहीं टाटा स्टील काफ़ी सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने बिजनेस अपडेट दिए, जिसमें सबसे पहले टाटा स्टील है। प्रोडक्शन जो है 4.75 मिलियन टन से बढ़कर 4.9 मिलियन टन के आसपास रहा है और डिलीवरी जो है 4.67 टन से बढ़कर करीब 5.12 मिलियन टन के आसपास है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। पीबी फिनटेक इंश्योरेंस प्रीमियम जो है साल दर साल 70% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है। न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 40% की बढ़ोतरी। लोन डिसबर्समेंट जो है उसमें करीब 72% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। बंधन बैंक एडवांसेस में 16% के आसपास की बढ़ोतरी है जो है पिछले क्वार्टर में देखने मिली और कुल डिपॉजिट्स जो है उसमें 24% की बढ़ोतरी हुई है। साउथ इंडियन बैंक एडवांसेस जो है 4% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 8% की बढ़ोतरी हुई है। पूनावाला फिनकॉर्प कलेक्शन एफिशिएंसी जो है करीब 108% के आसपास सही है और एयूएम में साल दर साल करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और मेरिको ने भी अपना अपडेट दिया है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण सेंटीमेंट है वो कमज़ोर है और ग्लोबल कमोडिटी के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं खपत जो है उसमें धीमापन देखने मिला है। और सालाना आधार पे अगर आप देखेंगे तो जैन फेब में एफएमसीजी के वॉल्यूम जो है उसमें गिरावट हुई है, ये निल्सन की रिपोर्ट कह रही है बेसिकली। वहीं इंडिया में जो बिजनेस का ओवरऑल इन्होंने कहा है कि लो सिंगल डिजिट में इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने मिलेगी। वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि बेस जो है वो काफ़ी कम था, इसके लिए 2 साल का जो CAGR वॉल्यूम है वो अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसमें डबल डिजिट कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने मिली है। मार्जिन इंटरनेशनल बिजनेस में गिरे हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के आसपास ही रहेंगे मार्जिन्स, ये इनका कहना है इस क्वार्टर के लिए। तो ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स जो आते हुए दिख रहे हैं। अच्छे भी कुछ अपडेट्स हैं और कुछ अपडेट्स ऐसे भी हैं जिससे हल्की से आपको निराशा होगी। आइए कुशल से जानते हैं आज की कुछ अहम खबरें भी। कुशल बताएं इनके बारे में। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले टीवीएस मोटर्स देखिए, इनके लिए अच्छी खबर आ रही है कि जियोबीपी के साथ मिलकर ईवी सॉल्यूशंस बनाने के लिए इन्होंने करार कर लिया है। अब ये ईवी सॉल्यूशंस जो हैं 2 और 3 व्हीलर के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये काम करते हुए नजर आएंगे। पेटीएम ये फोकस में है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में पेटीएम के आईपीओ को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पेटीएम के शेयर के दाम अपने इशू प्राइस से जो काफ़ी नीचे आ गए हैं इसको लेकर जो है काफ़ी सारी बातचीत होती हुई दिखी थी। कमेटी ने एनएससी पर चल रही जांच के स्टेटस को भी जाना और मुंबई में कमेटी की अगली बैठक जल्द होती हुई दिखेगी। एमजीएल और आईजीएल फोकस में रखिए क्योंकि यहां पर मुंबई में सीएनजी के दाम 7 रुपए प्रति केजी और पीएनजी के दाम 5 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। एमजीएल में और आईजीएल में भी दिल्ली में सीएनजी की जो कीमतें हैं 2.5 रुपये प्रति किलो यहाँ पर भी बढ़ाई गई है। डॉक्टर लाल पाथलैब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर कंपनी कह रही है कि ब्लड सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी कंपनी आगे चलकर। और रेन इंडस्ट्रीज अंत में जहाँ पर विशाखापट्टनम में कैल्सिनर प्लांट का आंशिक शटडाउन किया गया और इसका कारण भी है हमारे पास, जिसमें रॉ पेट्रोलियम कोक की सप्लाई में 40% तक की जो कमी आती हुई दिखी है उसके चलते ये फैसला रेन इंडस्ट्रीज ने लिया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नजर रखनी है आज के सारे ब्रोकरेज एक्शन पर भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट? सबसे पहले तो इतने सारे अपडेट्स आए हैं, उस पर कोई रिपोर्ट्स हैं तो वो बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरिको का अपडेट आया, इसके बाद CLSA की तरफ से नोट आया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 544 की जो है कल की क्लोजिंग है, ये 530 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मान लें कि मैनेजमेंट जो है हाई सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहा है, मार्जिन भी बेहतर है, लेकिन क्योंकि इनकी अधिकतर आय जो है रूरल सेंटिमेंट्स जो है थोड़े कमजोर हैं, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
वहीं अगर मैक्वारी देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, ये 600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन वो ऑफसेट हो जाएगी क्योंकि तिमाही के दौरान जो एड स्पेंड्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा लक्ष्य अगर किसी ने दिया है तो नोमेरा ने दिया 665 रुपये का। इसके अलावा बंधन बैंक यहाँ पर भी देखिए ऑपरेशनल हाईलाइट्स आए हैं। इसके बाद जेफरीज की तरफ से नोट आया, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 315 की जो है कल की क्लोजिंग है, ये 380 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और रिमांडर असेट ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। साल दर साल 16% और तिमाही दर तिमाही करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह कि एफिशिएंसी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो अब करीब 95% हो गई है और MFI लोन्स में भी देखें तो 96% के आसपास हो गई हैं, जिसके चलते मान रहे कि आगे जाकर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 380 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं मैक्वारी देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 320 के लक्ष्य के लिए। ये तो रहे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और स्पेशली जो मैरिको के अपडेट्स हैं वो थोड़े निराशाजनक हैं, बाकी भी फाइनेंशियल अपडेट्स आ रहे हैं। बाकी भी कुछ स्टॉक्स हैं आशीष जिन पर रिपोर्ट्स हैं? इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। चोला इन्वेस्टमेंट पर देखिए सिटी की तरफ से डाउनग्रेड आ गया, न्यूट्रल से घटा दिया अब इन्होंने जो है और रेट टारगेट दिया 740 रुपये का, हालांकि 705 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कंपनी की जो 80% ब्रांचेज हैं वो रूरल हैं और वहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा कंजम्पशन में स्लो डाउन देखने को मिला है, जिसके चलते मान रहे कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली भी इनसे सहमत नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी जो रेटिंग ऐसे डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य इन्होंने जो है इनफैक्ट बढ़ाया है, 710 से बढ़ाकर 775 कर दिया, जैसा कि बताया कि 705 की क्लोजिंग है। मैक्वारी अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है मैक्वारी दे रहे हैं 800 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा नजर रखिएगा TCI एक्सप्रेस, यहाँ पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। जेफरीज की तरफ से जो है कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ और 2300 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि आगे जाकर अच्छी खासी बढ़त आपको जो है कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। 23% CAGR जो है रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी और इनको वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। मान रहे कि लॉजिस्टिक स्पेस काफी बजिंग है, जिसके चलते इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया जहाँ पर अंडर वेट जो है यहाँ पर अंडर वेट की रेटिंग दी यानी डाउनग्रेड किया है और जो लक्ष्य है वो भी घटा है, 442 से घटाकर करीब 340 रुपये कर दिया। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी घटाया, 590 से घटाकर 540 कर दिया है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 381 क्लोजिंग है, 522 से लक्ष्य घटाकर इन्होंने 510 रुपये कर दिया है। और अंत में टाटा मोटर्स, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन जो लक्ष्य है वो बढ़ा है, 448 से बढ़ाकर 561 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है लेकिन इनका लक्ष्य देखें तो सिंक नहीं है मार्केट से, 300 रुपये से जो है इन्होंने घटाकर 280 कर दिया है, 226 के आसपास की जो है माफ कीजिएगा टाटा मोटर्स DVR पर है, DVR है 280 रुपये के जो है लक्ष्य कर दिया सर इन्होंने। ओके, टाटा मोटर्स से होता मतलब झटके लग जाएंगे। ओके, तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट टाटा मोटर्स पर ही है, मॉर्गन स्टैनली की 448 से टारगेट बढ़ाकर 561 और एक बढ़िया रिपोर्ट जो दिख रही है 2 जोमेटो पर अभी भी भरोसा बरकरार है, मैक्वारी 183 रुपए और मॉर्गन स्टैनली 135। जो खराब रिपोर्ट्स में है चोला में दोनों डाउनग्रेड आए, 740 और 710 का टारगेट और स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो चोला के लिए आज रिपोर्ट्स अच्छी नजर नहीं आ रही है, ये कह सकते हैं आप। ओके, चलिए तो इन रिपोर्ट्स पर रहेगा पूरा फोकस और आइए फोकस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स पर जो देने को तैयार हैं आपको आज का उनका पसंदीदा शेयर पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है कावेरी सीड। कावेरी सीड काफी अच्छा लग रहा है और इसको काफी निचले स्तरों पर मैंने और कुणाल जी ने 10 की कमाई में भी दिया था, अब स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। कावेरी सीड में 586 586 का लगाना है स्टॉप लॉस, 624 624 के टारगेट के लिए कावेरी सीड है पिक ऑफ द डे। ओके, यहाँ पर करें खरीदारी कावेरी सीड में, ये बंसल जी की राय। आए कुणाल जी से भी पूछ लें उनकी पसंद का शेयर। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए बिकवाली की राय है आज बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, और अनिल जी मुझे लगता है कि आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आपको बिकवाली देखने को मिलेगी, तो इन्फोसिस पर बिकवाली करके चलें। कल ही इसके संकेत चार्ट पर आने लगे थे और ब्रेकडाउन आकर के एक मेजर लेवल के नीचे बंदी आई है, तो इन्फोसिस में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट करें 1890 के स्टॉप लॉस से
पहला टारगेट होगा 1830 रुपए का, 1830 का, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 1800 के लेवल्स भी छू सकता है। तो 1830 1800 के टारगेट के लिए इन्फोसिस में बिकवाली करें। बिल्कुल, आपको धन्यवाद है सुमित जी की तरफ से, जिन्होंने कल यहाँ पर क्लोजिंग शो में पहला कॉल यहीं दिया था बिकवाली करने का इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में और बिकवाली और कमजोरी के संकेत। आइए, तैयार है हमारे साथ सिमी जी भी। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे कल ही मैंने दिया था एबीबी में अच्छा खरीदारी देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एबीबी में जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन कल ब्रेकआउट हुआ है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आज मार्केट वीकनेस के साथ ही खुलेगा, तो थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है ये स्टॉक। 2207 के आसपास कल का क्लोजिंग था। आज अगर 2180 2170 के आसपास खुल जाता है एबीबी, तो उसी रेंज के आसपास मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। सिर्फ 20 रुपया का स्टॉप लॉस, 2150 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। और कल का जो मूवमेंट था, जो मोमेंटम था, इसमें मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2300 से 2325 का टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो 2150 का स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा लोअर लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 2300 का पहला टारगेट, 2325 का दूसरा टारगेट के लिए एबीबी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो ये है आपके लिए एबीबी पर कंडीशनल खरीदारी करने की राय। कंडीशनल क्या है? आपको खरीदना है 2170 2180 की रेंज में। एक कैश के लेवल दे रही है सिमी जी, वैसे ये वायदा कारोबार में भी आ गया है स्टॉक, लेकिन कैश के लेवल के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 2170-80 में खरीदिए, तब 2150 का स्टॉप लॉस लगाइए। 2300-2325 तक के टारगेट के लिए एबीबी में करनी है खरीदारी। आइए, अमरीश सर का भी करते हैं स्वागत। सर, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा आज का पिक ऑफ द डे है दीपक नाइट्राइट। ये एक इंटरमीडिएट केमिकल कंपनी है जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, और इनके करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीब 30 कंट्रीज में है, और करीब एक्सपोर्ट्स इज अबाउट 34% ऑफ द टॉप लाइन। और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आगे डीपीएल के लिए, क्योंकि चाइना भी अभी इंपोर्ट कर रही है फिनॉल, जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लार्ज प्लेयर है, बैसफ जैसा लार्ज प्लेयर है, उन लोग शायद प्रोडक्शन हॉल्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गैस शॉर्टेज इन जर्मनी। तो इसका काफ़ी फायदा मिलेगा दीपक नाइट्राइट को, और इन लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। तो ये सब देखते हुए, इनफैक्ट लुकिंग एट FY23 एंड FY24, मेरा जो EPS का अनुमान है करीब 88 और 100 का है, और इसके कारण मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है 2590 का, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म टारगेट 3100 का है। ओके, तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपको करना है फोकस। खरीदारी करने की राय दीपक नाइट्राइट में बड़ी तेजी बनने की संभावना अमृतसर की तरफ से, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करनी है यहाँ पर खरीदारी। आइए अब फोकस करते हैं उन शेयरों पर जहाँ पर आज एक्शन भरपूर होने की तैयारी में। बहुचर्चित स्टॉक है IDFC लिमिटेड। अमृतसर, आप ही राय दीजिए इस पर। आज बोर्ड बैठक है इंटरिम डिविडेंड को लेकर, लेकिन बड़ा अंदाजा जो बाजार में लगाया जा रहा है, जिसके दम पर स्टॉक मजबूत है भी, वो ये कि म्यूचुअल फंड कारोबार की बिक्री की घोषणा भी होने की तैयारी में। अब आज होता है कब होता है देखने वाली बात है, लेकिन होने की तैयारी में है। बताएं सर, IDFC लिमिटेड अगर म्यूचुअल फंड कारोबार 4 साढ़े 4 5 हज़ार करोड़ में बिक जाता है, बड़ा पैसा आएगा, उससे डिविडेंड भी मिल सकता है। क्या है आपकी राय, खरीदें या बोर्ड मीटिंग हो जाने दें उसके बाद देखें? काफी दिनों से मैं बोलूँगा, शायद लास्ट 2-3 साल से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब बेचेंगे इन लोग म्यूचुअल फंड का कारोबार। तो आज यदि हो जाता है तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉजिटिव। आई थिंक वी कैन सी अबाउट 10 to 15% सॉर्ट ऑफ अ मूव। पर अगेन क्वेश्चन है कि आज अनाउंस फाइनली करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या होता है ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि लाइक आई सेड लास्ट 2-3 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरी टाइम बात होता है पर होता नहीं है फाइनली। तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट। थोड़ा इंतजार करें, ये ज़्यादा ठीक होगा आपके लिए। टाटा मोटर्स, सिमी जी आपका फेवरेट शेयर, आज अच्छी खबर है। एक तो रिपोर्ट जो आई है बहुत ही बढ़िया आई है, टारगेट बढ़कर आए हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए, और ये टारगेट बढ़ाए हैं मॉर्गन स्टैनली ने 448 से 561। बढ़ाने जरूरी भी थे, 448 के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अब तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज टाटा मोटर्स की कुछ नए इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने की तैयारी दोपहर में 12 बजे। बताएं, खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल अनिल जी, आज थोड़ा सा सुस्ती के साथ खुल सकता है, और खुलने से मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कल एक बहुत ही बड़ा इसमें ब्रेकआउट आया था
448 से 451 के बीच में 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है 100 और 50 डे में। कल ये क्रॉस किया था और कल सुबह सुबह मैंने उस क्रॉसिंग को देखने के बाद मैंने पिक ऑफ द डे में BTST में मैंने शामिल कर लिया था। तो मैंने कल सुबह BTST में टाटा मोटर्स कॉल दिया था, तो मुझे 451 के आसपास ही मैंने दिया था। तो मुझे लगता है कि ये टाटा मोटर्स उसी रेंज के आसपास अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही बड़ा मौका होगा, बहुत ही बड़ा रेंज लेवल होगा जहां पे ये खरीदारी किया जा सकता है। ये स्टॉक अनिल जी जब नीचे आया था एक गैप छोड़ के आया था, जो गैप जिसका जो रेंज है 467 471 के बीच में गैप है, उसी रेंज के आसपास है। वो है अपर बाउंड्री का अपर बाउंड्री, गैप का अपर बाउंड्री है 467 471 के बीच में, और 465 के आसपास लोअर बाउंड्री है गैप का। तो मुझे लगता है जो गैप है 2-3 रुपया का, वो गैप फिलअप हो जाएगा बहुत जल्दी। बट टाटा मोटर्स में खरीदारी करने के लिए सिर्फ 15-20 रुपया का मैं टारगेट नहीं दे रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसा मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ रहा है, बहुत जल्दी ये स्टॉक 500-520 का दौर तैयार करेगा। तो करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डीप पर मिलने से खरीदारी करनी चाहिए। 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 520 से 500 ये रेंज में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 महीने में अचीव करेगा टाटा मोटर्स। ओके, 520 से 500 रुपए के टारगेट अगले 1 से 2 महीने में टाटा मोटर्स में आ सकते हैं। अगला स्टॉक जो पूछूंगा वो है, मैं पूछूंगा बंसल जी से, और पूछने की वजह भी है। पहले तो बंसल जी को बता दूं ताकि बंसल जी चार्ट देखना तो शुरू कर दे। वैसे तो बंसल जी बिना चार्ट देखे भी बता सकते हैं उस स्टॉक के बारे में। 2 ही है ऐसे, 2 या 3 ही है ऐसे। कौन कौन से बताओ? एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, हाँ। एक वोडाफोन हो गया। सही जवाब, सही जवाब, हाँ। वोडाफोन। हाँ, वोडाफोन आइडिया। आज इसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च करने को लेकर, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर नहीं है। अलग अलग किसी तरह के प्लान्स हो सकते हैं, मार्केटिंग इनिशिएटिव हो सकते हैं, लेकिन बंसल जी को पूछने की वजह यह है कि बंसल जी ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ट्वीट किया था, कुछ फोटो वोटो लगा के अखबार की कटिंग के साथ, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। तो बंसल जी आप इग्नोर तो कर नहीं सकते हमारे सवाल को। अब वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स पे दीजिए राय। बिल्कुल अनिल जी, वोडाफोन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ अनिल जी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है कि जितने भी बहुत लोगों ने लेके रखा हुआ है, तो एक चीज तो अनिल जी सब लोग समझ लें कि 9 रुपए 35 पैसे, 9 रुपए 40 पैसे, 9 रुपीज 30 पैसा, 9 रुपीज 35 पैसा, ये जोन जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये लेवल्स नीचे में नहीं टूटेंगे अनटिल अनलेस जैसे कोई बम फट जाए तो अनिल जी अलग बात है, ऐसे लेवल्स नहीं टूटेंगे। तो जिन्होंने भी ले रखा है, अपसाइड तो अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल प्रिजर्व्ड है। 9 रुपए 30 पैसे के नीचे की क्लोजिंग मुझे नहीं लगता आएगी, और अगर कोई रिस्क ले सकता है यहाँ पर 9 रुपीज 30 पैसा का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। डबल बॉटम लगा हुआ है, अब कितना समय लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जल्दी चलेगा देर से चलेगा, बट ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। और यहाँ पे जो पहला टारगेट बैठता है वो बैठता है 11 रुपए 30 पैसे, 11 रुपए 40 पैसे का। ओके, 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, 1 रुपए ऊपर का टारगेट है। और बम बम फूटने की बात मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई बम बम नहीं फूट रहे हैं तो शाम को जनरल न्यूज़ चैनल्स देख लीजिएगा, सिर्फ बम ही फूट रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं है। जिधर आपको देखेगा अच्छा रशिया यूक्रेन ही दिखता है हर जगह। अच्छा, और ये पता भी नहीं चलता कौन सा वाला आज का है। बिल्कुल, मतलब डेट के साथ भी नहीं लगाते हैं। अगर डेट के साथ लगाए तो समझ में आया कि ये वाला बम इस दिन फूटा था। एग्जैक्टली। तो मतलब रोज देखो, अच्छा हाँ ऐसा लगता है आज इतने फूट गए ऐसा लगता है। मतलब आज थोड़ा दिन तो देख ले तो डिप्रेशन में चले जाए। 2 घंटा अगर कंटिन्यूस देख लेना, ओहो खाना नहीं भाई, हाल हो जाएगा। हाँ, सो इसलिए बढ़िया है। अब तो शाम को जी बिजनेस देखा करें आराम से, बढ़िया कंटेंट वहां पर साफ सुथरा। जी बंसल जी, देखिए अनिल जी, आप कह रहे हैं ना कि रात शाम को 2 घंटा देख ले तो खाना नहीं खा पाएगा, तो अनिल जी खाना तो बाद में आएगा, पहले तो आदमी सोएगा। तो अनिल जी हम जैसा जो नीट क्लीन क्लियर आदमी होता है ना, वो रात को सो भी नहीं पाता है, रात को 2-3 बार घबरा के अनिल जी उठ जाता है। तो बहुत घबराहट वाली चीज है अनिल जी ये जनरल न्यूज चैनल। आप तो खाली अपने ही वीडियो रिकॉर्ड करके रखा कीजिए, बंसल जी वही देखिए, उससे इतनी प्रसन्नता मिलेगी। हमेशा मुस्कुराते हुए हमारे बंसल जी आजकल डालते हैं फोटो सर जिम की रोज। अच्छा, बंसल जी मैंने 1-2 दिन से मिस कर दी, मुझे टाइम वायरल होती है अच्छा फोटोज। हाँ, ओहो, कल भी डाली थी। गजब, वेरी गुड बंसल जी। ये हेल्थ इज वेल्थ, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सबको सीखने वाली बात है, हमें भी सीखनी चाहिए। मैं आजकल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हूँ, आजकल मुझे इतना समय नहीं मिल पा रहा, टाइम थोड़ा, हाँ, तो मेरा थोड़ा रेगुलर नहीं चल रहा है योगा, बट बंसल जी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए सुमित जी भी है तैयार हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर को सिलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक ने 200 DMA लेवल्स तोड़े हैं,
पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर है और एक गिरावट का जो इसका पॉज था वो पॉज ले चुका और अभी एक अच्छी तेजी आने वाले दिनों में दिखाएगा। 800-805 के आसपास टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करे। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 790 के आसपास का और ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 820 रुपए से लेके 830 रुपए तक के, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशनल टारगेट और भी ऊपर के होंगे, तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है टाटा कंज्यूमर में वो लोग होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी डिप में करें 820 से 830 के टारगेट्स के लिए। अगला स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं वो है बंधन बैंक। सिमी जी, आप भी चार्ट्स देखकर तैयार रखिए। आपसे तो भी ये पूछूंगा कि अगर खरीदना है तो एंट्री लेवल सबसे बढ़िया क्या है आज की कमजोरी में अगर नीचे मिलता है तो, और राय फंडामेंटली लेनी है मुझे अमृतसर से। एडवांस बढ़े 16% यानी कि लोन ग्रोथ जो चौथी तिमाही में आई है और डिपॉजिट 24% बढ़कर आए, तो अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं जो चौथी तिमाही के अपडेट आए बंधन बैंक। अमृतसर, पहले आप राय दें सर। बंधन बैंक शायद इस लेवल पे ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस किया था, बट आफ्टर दिस सॉर्ट ऑफ नंबर्स तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी ले सकते हैं। वी कुड सी पॉसिबली अबाउट 15-18% सॉर्ट ऑफ मूव। बंधन बैंक में खरीदारी करने की राय है इन लेवल्स पर भी, लेकिन सही लेवल एंट्री का कौन सा है, सिमी जी बताइए। अनिल जी, मानो तो मुझे लगता है कि 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट इसमें आया था मैंने सोचा था कि इसी के बाद ही ये स्टॉक चल जाएगा, पर परसों इसमें एक थोड़ा सा डोजी टाइप का फॉर्मेशन था और कल ये ऊपर से नीचे आके बंद किया था। ये 2 फॉर्मेशन जो ऊपरी लेवल पर बना है थोड़ा सा चार्ट को वीक कर रहा है, पर नीचे सपोर्ट बहुत ही बढ़िया सा सपोर्ट 305 से 297 के बीच में है। 305 तो छोड़ दीजिए, वो कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है। 300 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और 297 296 इसी रेंज के आसपास इसका सारे मूविंग एवरेजेस उसी में है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 200 डेमा 150 सारे उसी रेंज के आसपास मिलता है। तो अगर मार्केट वीकनेस के चलते मुझे नहीं लगता है कि ये वापस से 300 का रेंज टेस्ट करेगा, पर अगर लकीली ये टेस्ट कर लेता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही सही जगह होगा एक नॉर्मल एंट्री के लिए। 295 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखेंगे। इनिशियल हार्डल 330 क्योंकि उसी के आसपास से बहुत सारे टॉप्स बनाया है और 2 दिन पहले उसी के आसपास ही टॉप बनाया है, तो वो टॉप पहले क्लियर करना पड़ेगा। पहले क्लियर करेगा तो ये स्टॉक सीधा जाके 350-360 के आसपास सेटल करेगा। तो बहुत ही बुलिश है। लोअर लेवल्स पर अगर मार्केट वीकनेस के चलते मिल जाता है तो सही होगा। 295 के नीचे स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करेंगे और 350 का टारगेट के लिए वेट करेंगे। ओके, 300 के आसपास मिले, 395 के आसपास, 305 के आसपास, 297 से 305, तो बहुत ही बढ़िया रेंज होगी। अगर आज वहाँ मौका मिल जाए तो ज़रूर खरीदिए। देखते हैं बाजार की कमजोरी के साथ मौका मिलता है या नहीं। एक और स्टॉक है जिस पर अमृतसर आपको राय देनी है, वो है पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक। इंश्योरेंस प्रीमियम में इनकी 70% बढ़त आई साल दर साल चौथी तिमाही में। नए इंश्योरेंस प्रीमियम जो लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने कमाई है उसमें साल दर साल 38% की बढ़त है। हेल्थ इंश्योरेंस भी 40%। ऐसे नंबर तो सब बढ़िया आते हैं इनके। प्रॉफिट का ही मामला भी थोड़ा सा वो है, अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट कैसे होंगे, लेकिन बाकी पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार दोनों की ग्रोथ बढ़िया है। बताएं सर। इनफैक्ट जो भी न्यू एज कंपनीज आए हैं आईपीओ लेके अभी रिसेंटली, उसमें सबसे पॉजिटिव मैं हूँ पॉलिसी बाजार पे, क्योंकि इनका जो मॉडल काफ़ी अच्छा है और रिसेंटली LIC ऑल्सो हैज़ ऑनबोर्डेड, तो शायद बिजनेस और भी काफ़ी बढ़ेगा इनका। तो इस इट इज़ इस कंपनी में एक अच्छा विजिबिलिटी है, तो इवन एट दीज लेवल्स मैं बोलूँगा लेना चाहिए। और यदि यहाँ से करेक्ट करता है, आई थिंक दैट्स अगेन द अपॉर्चुनिटी। ये शायद नेक्स्ट 3 to 5 years का होल्ड है, बट आई थिंक इट विल गिव यू एक्सट्रीमली गुड रिटर्न। चलिए, कोई तो बुलिश है पॉलिसी बाजार पर। 3 से 5 साल का अगर आपका व्यू है तो अमृतसर है पॉजिटिव इस स्टॉक पर, यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे, स्वागत करते हैं वागले साहब का। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे टाटा मोटर्स है, लेकिन कंडीशनल है। कल जो पैटर्न बना है मुझे लगता है एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। आज के माहौल में से अगर नीचे मिलेगा तो मुझे एज अ ट्रेडर मैं वेट करूंगा। कल का जो हाई है 462, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें एक 15 से 20 रुपए की मूव वही दिन या मे बी एक आध दिन में आनी चाहिए। तो आपको 462 के ऊपर ही बाय करना है। 457 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 480 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों के टाइम फ्रेम, और ये कैश या स्पॉट के लेवल्स है। बिल्कुल ठीक बात है। 458 पर कल बंद हुआ है। 462 पार करेगा तो खरीदिएगा, 4 रुपये इंतजार कीजिए और तब आपका स्टॉप लॉस 457 का, आज की जो क्लोजिंग है ना कल की, उससे थोड़ा सा 1 रुपये नीचे 480 तक की अपसाइड बन सकती है, ये मानना है आपके लिए। कुणाल जी,
पूनावाला फिनकॉर्प, इस स्टॉक को आपने 10 की कमाई में भी दिया था, यहाँ पर भी अपडेट्स आए, डिसबर्समेंट 3330 करोड़ दिखा रहे हैं। परसेंटेज मेरे पास नहीं तो पता नहीं कितना बेहतर है। 108% का इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जबरदस्त आया है और AUM में 17% की ग्रोथ दिख रही है। 278 पर स्टॉक है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, निवेशित रहना चाहिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए। अनिल जी, इस पर खरीदारी की राय दे चुके हैं हम लोग और अनिल जी डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरा निजी निवेश भी है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अनिल जी, जबरदस्त चार्ट है पूनावाला फिनकॉर्प का। तो अनिल जी, इसमें क्या है, गिरावट में अगर मान लीजिए आपको गिरावट दिखती है, कभी भी स्टॉक आपको 250 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर एक्यूमुलेट करें। जिन्होंने पहले का लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें। मुझे लगता है जैसे स्टॉक 290 300 के लेवल्स पार करेगा, इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो इसके लिए काफी बड़े टारगेट्स हैं, जिनके पास भी है होल्ड करने की राय। होल्ड करें अगर आपके पास है तो। आइए एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, वो है TVS मोटर्स। वागले साहब, इसके चार्ट देखिए। जियो BP के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉल्यूशंस के लिए एक करार किया है और इसमें 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ये काम करेंगे साथ साथ मिलकर। TVS मोटर्स चल सकता है? अनिल जी, पिछले कुछ हफ्तों का जो पैटर्न है वो सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक 670 तक जाना चाहिए। ऑब्वियसली मैं ये 1-2 दिन का व्यू नहीं दे रहा हूँ, ये महीने का व्यू होगा या मे बी 2-3 हफ्ते का व्यू होगा। ऑन द डाउन साइड 620-625 के लेवल से जो ब्रेक होने नहीं चाहिए, तो आप एक 618 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर या हल्की सी गिरावट आती है, करेक्टिव मूव आती है तो ले सकते हैं। पोजिशनली मेरा 660, 665, 670 तक का टारगेट है। ओके, ये है आपके लिए TVS मोटर्स पर आए। नए ज़माने के IPO और नई ई-कॉमर्स कंपनियों की बात हमने की अमृतसर, उसी में एक और है पेटीएम, उस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूँ। कल फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहाँ पर पेटीएम के IPO को लेकर भी चर्चा हुई कि इतना महंगा IPO, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी नीचे आ गया है। इस पर बातचीत हुई, अब क्या होगा क्या नहीं वो तो पता नहीं। ये बताएं सर, पेटीएम पे क्या व्यू है इस लेवल पर, क्या खरीदने लायक हो गया या अभी भी दूर रहेंगे? अभी भी दूर रहूंगा, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बाउंस बैक देखा है, इसको जो डेड कैट बाउंस बोलते हैं वही है। आई थिंक फ्रॉम हियर शायद 700 का लेवल भी हम लोग देखेंगे नहीं, उसके पहले शायद हम लोग 400 के लेवल दे सकते हैं। तो उसके नीचे आई मीन वंस इट कम्स बिलो 400, उसके बाद शायद एक रिव्यू करना पड़ेगा। okay. एक इस पर मैं राय बंसल जी से लेना चाहता हूँ। बंसल जी, ये कहाँ है बंसल जी? बंसल जी, डेड कैट बाउंस क्या होता है? क्या कोई मरी बिल्ली कूद सकती है? ऐसा संभव है? नहीं अनिल जी, देखिए डेड कैट बाउंस, अनिल जी देखिए, जब आप अनिल जी छोटे थे, ये जो आज हम देखते हैं टेनिस बॉल जो आज अनिल जी अफोर्डेबल लगते हैं, उस जमाने में टेनिस बॉल अनिल जी अफोर्डेबल नहीं होती थी। हाँ। उस जमाने में 2 बॉल्स अफोर्डेबल होती थी, एक होती थी कॉक की बॉल और एक होती थी किरमिच वाली बॉल अनिल जी, ग्रीन कलर की किरमिच वाली बॉल। हाँ। उससे खेलते थे अनिल जी। तो वो जो किरमिच वाली बॉल जब नीचे गिरती है, टप्पा खाती है, फिर थोड़ा सा उछलती है, तो उस किरमिच की बॉल का जो बाउंस होता है ना, उसको डेड कैट बाउंस बोलते हैं अनिल जी। नहीं तो उसमें बॉल में केट कहाँ से आ गई? मैं बॉल क्या कोई और इसमें रोशनी दे पाए, किसी को इस पे ज्यादा नॉलेज हो तो मुझे बताएं। वो तो इसमें तो नहीं अनिल जी, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ अनिल जी, देखिए ना। नहीं आपसे ना हो पाएगा बंसल जी, एक मिनट रुको। क्या है कि ना, ये बहुत इसका नाम डेड बॉल बाउंस नहीं तो हो सकता था, डेड केट ही क्यों? ज्ञान की बात है, इसमें ना फॉरेन रिटर्न व्यक्ति की जरूरत है। तो ओवर टू कुणाल जी। जी कुणाल जी, ओवर टू यू कुणाल जी। हाँ कुणाल जी, डेड बॉल बाउंस भी तो हो सकता था, डेड केट ही क्यों? अनिल जी देखिए, बिल्ली बहुत उछलती कूदती है। अनिल जी, आपने अनिल जी कभी बिल्ली पाली है? अरे भाई साहब माफ करो, बच्चे ढंग से पल जाए बड़ी बात है। अभी सिमी जी के घर में भी पीछे से आवाज है। सिमी जी, आपके घर में भी आपने डॉगी रखा है? अच्छा, वो बाहर वाले नहीं, बाजू के घर में है, बिल्ली नहीं है। हमारे दीप को पूछो, मिल रहा है सुनने में। दीप को पूछो, दीप ने एक पेट रखा। दीप, कितना बच्चे पालने से मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। इस चक्कर में, उसके चक्कर में तो दीप शादी नहीं कर रहे हैं। उसको पालना पड़ रहा है। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्योंकि बिल्ली बहुत अनिल जी चंचल होती है, हाँ? उछलती कूदती रहती है, तो अनिल जी यहाँ पर कहा यह गया है कि जो बिल्ली डेड है यानी कि मृत है, हाँ? वो भी अनिल जी उसका जो आखिरी एक उछाल है, अच्छा? उसको कहते हैं अनिल जी डेड कैट बाउंस। मान लिया आपने, हम आपसे ज्यादा तो हम जानते नहीं, तो बिल्कुल जो कुणाल जी ने कहा वही फाइनल। जी कुणाल जी, वागिल साहब कुछ कह रहे हैं। जी वागिल साहब।
अनिल जी, मैं दीपांशु से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कुत्ते को पाल रखा है या कुत्ते ने उनको रखा बहुत बढ़िया। कम बोलते हैं लेकिन बोलते सब तगड़ा बोलते हैं, एकदम इम्पैक्ट वाला। एक्चुअली 100% बिल्कुल सही है। ये इस पे अब रिसर्च की जाए और जो भी करेगा उसको डॉक्टरेट की मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, इसमें सही बात है। बहुत भारी काम है भाई, पेट रखना आसान नहीं है।